कहते हैं युद्ध में तकनीक का महत्व लगातार बढ़ रहा है। जो देश इसमें पीछे रहेगा वो हार जाएगा। और आज हम इसी से जुड़े एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम द हिंदू अखबार में छपे एक लेख पर गहरी चर्चा करेंगे। विषय है ऑपरेशन सिंदूर। ये यूपीएससी के तैयारी करने वालों के लिए तो खैर महत्वपूर्ण है ही, पर आम जानकारी के लिए भी जानना जरूरी है कि कैसे लड़ाई का स्वरूप बदल रहा है। हाँ, ये समझना बहुत जरूरी हो गया है अब। तो ये ऑपरेशन सिंदूर आखिर था क्या? लेख बताता है कि मई 2025 में हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच पहला सीधा ड्रोन आधारित टकराव। जी, और इसे अप्रैल में जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसकी प्रतिक्रिया माना जा रहा है। अच्छा, चलिए जरा इसकी गहराइयों में उतरते हैं। सबसे पहले ये जानना होगा कि ये सामान्य मतलब पारंपरिक लड़ाई से कैसे अलग था। हाँ, ये बिल्कुल अलग था। लेख के अनुसार 4 दिनों तक जो कार्रवाई चली उसमें मुख्य रूप से मानव रहित हवाई प्रणालियां यानी यूएएस इस्तेमाल हुए। जी, जैसे हथियारबंद ड्रोन, लॉइटरिंग म्यूनिशन, वो जो खुद जाकर फट जाते हैं। आत्मघाती ड्रोन, हाँ, और इलेक्ट्रॉनिक झांसा देने वाले ड्रोन्स भी। और ये फुल स्केल वॉर नहीं था, उससे एक लेवल नीचे। बिल्कुल सही कहा। और लेख ये भी बताता है कि इससे पहले ही भारत ने अपने ड्रोन्स जैसे इजरायली हैरॉन मार्क 2 और स्वदेशी तपस BH-201 इनसे पाकिस्तानी एयर स्पेस में काफी अंदर तक निगरानी कर रखी थी। यानी तैयारी पहले से थी। लगता तो यही है। फिर 7 मई से ड्रोन हमले शुरू हुए और खास बात ये थी कि दुश्मन के रडार को धोखा देने के लिए, मतलब उनको कंफ्यूज करने के लिए डिकॉय ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। अच्छा, डिकॉय ड्रोन्स। तो भारत ने कौन कौन से मुख्य सिस्टम इस्तेमाल किए हैं इस ऑपरेशन में? लेख में जिक्र है स्वदेशी नागास्त्र 1 लॉइटरिंग म्यूनिशन का, फिर इजरायली हैरोप ड्रोन्स हैं। हारोप, ये तो शायद एंटी रेडिएशन मिसाइल की तरह काम करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये खुद ही दुश्मन के रडार को ढूंढकर तबाह कर सकते हैं। और DRDO और प्राइवेट कंपनियों के बनाए झुंड ड्रोन यानी स्वॉर्म ड्रोन्स भी थे। स्वॉर्म ड्रोन्स। तो रणनीति क्या थी, मतलब कैसे इस्तेमाल किया इन सबको? रणनीति काफी दिलचस्प लगती है। पहले डिकॉय ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पेलोड भेजे गए। इनका काम था रडार को जाम करना और दुश्मन की सैम मिसाइलों का स्टॉक खत्म करवाना, ताकि बाद में जाने वाले ड्रोन सुरक्षित रहें। एग्जैक्टली। उसके बाद हेरॉन और तपस ड्रोन्स गाइड कर रहे थे और उनकी मदद से सटीक लॉइटरिंग म्यूनिशन और हथियारबंद UAV भेजे गए। और तो और छोटे क्वाडकॉप्टर और माइक्रो UAV भी थे। उनका क्या काम था? वो IBMS मतलब इंटीग्रेटेड बैटल मैनेजमेंट सिस्टम को रियल टाइम जानकारी और तस्वीरें भेज रहे थे। इससे कमांड सेंटर को एकदम ताज़ा हालात पता चल रहे थे। इस सब का जमीनी असर क्या हुआ? कुछ खबरें आई इसके बारे में? हाँ, लेख के मुताबिक रावलपिंडी में एक क्रिकेट मैच ड्रोन हमलों की वजह से रुका और लाहौर के पास पाकिस्तान की एक चीनी HQ-9 सैम सिस्टम को भारतीय हारोप ड्रोन ने नष्ट कर दिया। बाप रे! अब ये तो दिखाता है कि भारत की स्वायत्त युद्ध क्षमता मतलब ऑटोनोमस वॉरफेयर कैपेबिलिटी कितनी बढ़ गई है। बिल्कुल। और इसी दौरान भारत के मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम का भी टेस्ट हुआ। हाँ, उसका क्या रहा? उसका जो नर्व सेंटर है IACCS यानी इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, उसने अच्छा काम किया। ये जमीनी रडार, एवैक्स, सैटेलाइट सबसे जानकारी लेकर सैम्स और फाइटर जेट्स को कोऑर्डिनेट करता है। पाकिस्तान ने इसे फेंकने की कोशिश तो की होगी? हाँ, लेख कहता है कि उन्होंने अलग-अलग ऊंचाई, टाइमिंग और रास्तों से ड्रोन भेजकर इसे तोड़ने की कोशिश की, पर सफल नहीं हुए। तो ये IACCS इतना मजबूत क्यों है? क्या खासियत है इसमें? देखिए, इसका जो डिजाइन है वो मैश आर्किटेक्चर पर आधारित है। मतलब अगर एक नोड या हिस्सा काम करना बंद कर दे तो भी सिस्टम ठप नहीं होता, जानकारी दूसरे रास्ते से चली जाती है। अच्छा, रेजिलिएंट है मतलब। हाँ, और साथ ही डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स DEWS जैसे लेजर और माइक्रोवेव हथियार, इनका भी इस्तेमाल हुआ ड्रोन को नाकाम करने के लिए। और निचले लेवल के खतरों के लिए? उसके लिए BEL का बनाया आकाश तीर सिस्टम है जो आर्मी की एयर डिफेंस यूनिट्स इस्तेमाल करती हैं, उसने भी मदद की। तो मतलब पुराने सिस्टम्स और नई मिसाइलें जैसे स्पाइडर, आकाश, बराक 8 और रूस वाला S-400 ट्रायम्फ, जिसे भारत में सुदर्शन चक्र कहते हैं, इन सबको एक साथ सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल, यही तो सबसे बड़ा टेकअवे है इस ऑपरेशन का। ये दिखाता है कि युद्ध पारंपरिक तरीकों से हटकर अब स्वायत्त एल्गोरिदम ड्रिवन वॉरफेयर की तरफ जा रहा है, जहां डेटा, ड्रोन और डिजिटल एक्यूरेसी ज्यादा मायने रखती है। सही कहा।
और लेख का विश्लेषण ये है कि इससे दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन भारत के पक्ष में और झुक सकता है। तो कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि युद्ध के मैदान में अब शायद इंसानों से पहले मशीनें होंगी। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का बदलाव नहीं, सोचने के तरीके का भी बदलाव है। बिल्कुल। और ये एक बहुत बड़ा सवाल भी खड़ा करता है। जब मशीनें एल्गोरिदम लड़ाई लड़ेंगे तो फैसलों की नैतिकता की जिम्मेदारी किसकी होगी? ये भविष्य की एक बहुत बड़ी चुनौती है। ये सोचने वाली बात है। ये सारी जानकारी हमने द हिंदू में प्रकाशित लेख के आधार पर आपके साथ साझा की। यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए ये टॉपिक सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी, बदलती युद्ध नीति और इंटरनेशनल रिलेशंस के नजरिए से बहुत अहम हो सकता है, खासकर मेंस के लिए। जी हाँ, जीएस पेपर 3 के लिए काफी प्रासंगिक है। तो अगर इस चर्चा से आपकी जानकारी बढ़ी हो या मन में कोई और सवाल आया हो तो हमें जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने सवाल पूछें। हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसकी गहराई के साथ। नमस्कार। नमस्कार।